लव यू बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों चैप्टर चल रहा है, अब हम लोग क्लाइमेक्स में आ गए चैप्टर के, और ये सेकंड लास्ट टॉपिक है साइटोस्केलेटन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में साइटोस्केलेटन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करें, दो बातें बड़े ध्यान से समझ लेना। पहली बात हमें क्या समझना है यहाँ पर कि साइटोस्केलेटन होता क्या है। दूसरी बात, साइटोस्केलेटन के अंतर्गत टॉपिक कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहली बात, तो बेटा सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे यहाँ पर कि साइटोस्केलेटन होता क्या है। देखो जैसे ये कोई सेल है, मान लेते हैं हमारे पास, आज हम लोग बात कर रहे हैं साइटोस्केलेटन की। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कोशिकी कंकाल। अब जैसे हमारे पास एक ये सेल है, सपोज करिए आपके पास एक ये सेल है जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे साइटोप्लाज्म फिलअप होता है, ऐसे साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म के साथ साथ ये हमारा साइटोप्लाज्म, और इसे हम लोग न्यूक्लियस लिख लेते हैं, ठीक है। ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं। फिर इसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, फलाने ढिमकाने, सारे यहाँ पर ऑर्गेनेल्स फिलअप कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये समझने वाली है कि कोई भी सेल एक कांस्टेंट शेप में कैसे बनी रहती है। अब आप आंसर दोगे कि सर सेल वॉल की वजह से। अरे भाई सेल वॉल सभी पे थोड़ी है। जिसमें सेल वॉल है, चलो हम मान लेते हैं कि नॉन कोलैप्सिंग है, वो उसे पिचकने से बचाती है, लेकिन सारी सेल्स पर क्या सेल वॉल है? नहीं। इसका मतलब मामला कुछ और है। अब ये मामला कुछ और क्या है, इसी के अंदर, किसके अंदर, इस साइटोप्लाज्म में कुछ इस प्रकार से ऐसी रचनाएं पाई जाती हैं। ऐसे ये रचनाएं इतनी फाइन होती हैं कि जनरली ये दिखाई नहीं देती। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं साइटोस्केलेटन की, अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस, ये क्या है? नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स। पूरी कोशिका के अंदर इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर प्रोटीन के बने हुए, फिलामेंट का मतलब धागे के समान रचनाएं पाई जाती हैं। और ये जो धागे के समान रचनाएं होती हैं या प्रोटीन के बने हुए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो कोशिका को एक कांस्टेंट शेप देते हैं, कोशिका को एक मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को एक साथ मिला करके हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? साइटोस्केलेटन। अब बात ये आती है कि साइटोस्केलेटन किसका बना होता है। हालांकि ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स होते हैं, और ये प्रोटीनेशियस फिलामेंट बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार बताए मैंने? 3 प्रकार बताए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरा होता है माइक्रो फिलामेंट, और तीसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट
तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आपको लाल वाले, ये 3 प्रकार के हैं। एक तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा माइक्रोफिलामेंट और तीसरे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। 3 प्रकार के फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए पाए जाते हैं, और यही किसी कोशिका का कंकाल बनाते हैं, साइटोस्केलेटन बनाते हैं। अब इन तीनों में अंतर क्या है जरा ध्यान से देखिए। पहले वाले को क्या लिखा गया? माइक्रोट्यूब्यूल लिखा गया। क्या लिखा हमने? माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये कैसे हैं? ये इस प्रकार से ऐसे बने हुए प्रोटीन के पतले धागे हैं जो अंदर से बेटा कैसे खोखले हैं। कैसे? ये खोखले हैं, देखो इधर से इधर तक। तो ये होलो हैं और अनब्रांचेड हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स हमेशा पाए जाएंगे सिलिया में और फ्लैजिला में। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे ये? सिलिया और फ्लैजिला के निर्माण में ये पाए जाते हैं। कभी कभी ये सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में भी मिलते हैं। सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में भी पाए जाते हैं। जल्दबाजी नहीं, हमें जल्दी से पढ़ाना नहीं आता। एक ही बार पढ़ो, चाक चौबंद पढ़ो, दोबारा नहीं। टाइम कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। एक दिन मैंने और कहा था आपसे कि एक टॉपिक का कांस्टेंट टाइम होता है, अगर उससे नीचे कोई पढ़ा रहा मतलब उल्लू बना रहा है आपको साफ साफ। और जब तक आप बेसिक नहीं क्लियर करोगे आपको नहीं आएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उल्लू बनते रहो। खैर, तो सबसे पहली बात मैंने क्या कही कि साइटोस्केलेटन प्रोटीन के बने हुए धागे के समान संरचनाएं हैं, और ये धागे 3 प्रकार के हो सकते हैं या होते हैं। पहला है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा है माइक्रोफिलामेंट, तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब केवल माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे छड़ के समान हैं, अशाखित हैं, अंदर से खोखले हैं, और इनका प्रयोग सेल के अंदर सिलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी आदि को बनाने में किया जाता है। अब हम बात करें माइक्रोफिलामेंट। दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से, ये भी ऐसे ही हैं, लेकिन यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि ये कैसे हैं। ये सॉलिड है, ये इस तरीके से सॉलिड है, ऐसे ये सॉलिड स्ट्रक्चर है। पहले वाले कैसे थे? खोखले थे, इसलिए यहां पर होलो अनब्रांच। अब अगर दूसरे की बात करें यानी माइक्रोफिलामेंट की हम यहां पर बात करते हैं तो सॉलिड है, अनब्रांच्ड है। और ये क्या करते हैं? ये कहां पर पाए जाते हैं? प्रोवाइडेड सपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं? ये सपोर्टेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत डेलिकेट होती है, बहुत ही लचीली होती है, लेकिन इनकी उपस्थिति के कारण एनिमल सेल्स की भी एक शेप होती है। अब अगर तीसरे की बात करें, तीसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये नॉन कंट्रेक्टाइल, सॉलिड है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक बास्केट बनाते हैं। ये भी कैसे है? नीचे वाले की अगर बात करें तो ये नॉन कंट्रेक्टाइल का मतलब इनमें संकुचन और प्राकुंचन नहीं होता है, अनब्रांचेड है, सॉलिड है, और साथ ही साथ मैंने क्या कहा कि प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। ये केंद्रक के चारों तरफ पाए जाते हैं और एक बास्केट जैसी रचना बनाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये खेल था आपके साइटोस्केलेटन का। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि इस टॉपिक के अंतर्गत यानी साइटोस्केलेटन के अंतर्गत और क्या क्या हमें पढ़ना होता है। देखिए, साइटोस्केलेटन में अभी आप देख रहे थे कि हमने सिलिया की बात की, फ्लैजिला की बात की, और इसके साथ साथ मैंने सेंट्रियोल की बात की। तो ये सारे टॉपिक इसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। क्या क्या हम पढ़ेंगे आज इस टॉपिक के अंतर्गत आएगा? नंबर 1 पे बेटा आएगा सिलिया और फ्लैजिला। इसको एक ही में पढ़ा जाएगा, एनसीईआरटी ने एक ही में लिखा है। दूसरा यहां पर हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोसोम ऑब्लिक सेंट्रियोल। तो ये इतना टॉपिक यानी पहला टॉपिक तो हो गया, इसके 2 सब टॉपिक और हैं।
सिलिया फ्लैजिला, इनके बारे में सारी जानकारी, इंटरनल स्ट्रक्चर इनका। इसी प्रकार सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रियोल क्या है, इनका फंक्शन क्या है और इनका यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे सिलिया और फ्लैजिला की। ये बहुत बार आपने सुना होगा, फ्लैजिला और सिलिएटेड एपिथेलियम में सिलिया, बहुत बार सुना होगा। सबसे पहले यहाँ पर एक बात समझ लो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मामला अलग है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर वो बात करने जा रहे हैं यूकैरियोट्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं? यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स में सबसे पहले आप समझें कि ये हैं क्या, सिलिया फ्लैजिला है क्या, कहाँ से प्रकट हो गया, कहाँ से आ जाता है। तो बेटा इस द outgrowth of प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब इस बात का क्या मतलब, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है कि इज द आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एनसीईआरटी की लाइन है। इसका मतलब है, बड़ा स्पष्ट मतलब है। देखो एक तो सरफेस ये है इस तरीके से ऐसे, और इस सरफेस पर मान लीजिए ये ऐसे लगा हुआ है, ऐसे। अब इसको हम आउटग्रोथ नहीं कह सकते, इसको हम यहां पर क्या बोलेंगे, इसको बेटा यहां पर बोला जाएगा कि ये स्ट्रक्चर ब्लैक वाला जो है वो रेड वाली मेम्ब्रेन्स पर अटैच है, ये आउटग्रोथ नहीं है। फिर आउटग्रोथ का क्या मतलब है? आउटग्रोथ का मतलब बेटा यहां पर ये है कि जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर ये इस तरीके से ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर बने होते हैं इस तरीके से ऐसे। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के ये आउटग्रोथ है, इज द आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक एक चीज का मतलब समझो, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी करोगे तो 3 साल तक टारगेट में पढ़ोगे, और वही पढ़ते हैं जो, और जिनको जो जल्दबाजी नहीं करते हैं, एक बार में पढ़ते हैं, उनका 12th के साथ हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना। ये है आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये नहीं है, ये तो सरफेस पर अटैच स्ट्रक्चर है, ये है आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो बात यहां तक बहुत क्लियर स्पष्ट हो चुकी है कि सिलिया और फ्लैजिला दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, ये सेल पर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ से बनते हैं। चलो थोड़ी सी और बात कर ली जाए, तो अगर और बात इसके बारे में करते हैं तो थोड़ा सा कंपैरिजन देख लीजिए। सिलिया और फ्लैजिला के बारे में कंपेयर अगर देखा जाए तो एक तरफ यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सिलिया। तो अगर सिलिया की बात करो तो पहली बात आप एक बात यहाँ पर ये समझ लें कि नंबर ऑफ सिलिया वेरी लार्ज। हमेशा जो होते हैं, अगर हम सिलिया की बात करते हैं तो किसी भी सेल में जो नंबर ऑफ सिलिया होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? वेरी लार्ज, संख्या में बहुत अधिक पाए जाते हैं। जबकि बेटा अगर हम फ्लैजिला की बात करें, इसी जगह पर अगर हम फ्लैजिला की बात करते हैं तो फ्लैजिला बेसिकली अगर आप देखेंगे तो किसी सेल में यूजुअली 1 to 4 होते हैं। क्लियर हो गया? पहली बात समझ गए कि सिलिया एंड फ्लैजिला में दोनों में कॉमन क्या था? दोनों में कॉमन ये था कि दोनों ही सेल की आउटग्रोथ से मिलकर के बने होते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि दोनों ही आउटग्रोथ से मिलकर के बने हुए। लेकिन अब अगर हम केवल नंबर की बात करें तो सिलिया वेरी लार्ज इन नंबर ऑफ सिलिया वेरी लार्ज, यानी बहुत सारे संख्या में होते हैं। फ्लैजिला की अगर बात करें तो यूजुअली 1 to 4, यानी इनकी संख्या 1 से 4 तक ही होती है। चलिए अब दूसरे अंतर की अगर बात करें हम लोग कि दोनों में अंतर और कुछ है क्या? हमेशा एक बात ध्यान रखो कि सिलिया जो होते हैं, दूसरा पॉइंट, स्मॉलर इन साइज होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं, यानी सिलिया हमेशा फ्लैजिला से छोटे होते हैं। और अगर हम बात करें इसकी तो हमेशा लार्जर इन साइज।
हमेशा फ्लैजिला क्या होते हैं, संरचनात्मक रूप से बड़े होते हैं। अब अगर बात करें सरफेस पर पाए जाने वाले स्थान के आधार पर, तो यहां पर फिर से हम बात को समझेंगे कि जैसे ये कोई सरफेस है तो सिलिया हमेशा इस तरीके से पूरी सरफेस पर ऐसे पाए जाएंगे, इस तरीके से ऐसे। कहने का मतलब ये हुआ अकर मेजर पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अ सेल, अकर मेजर पार्ट ऑफ द सेल सरफेस। इधर की अगर बात करो, फ्लैजिला की अगर बात करें, तो फ्लैजिला हमेशा जो होते हैं बेटा वन एंड ऑफ द सेल लोकेटेड या अकर्स इन वन एंड ऑफ द सेल, हमेशा किसी भी कोशिका के एक सिरे पर पाए जाते हैं। आप इसको ऐसे देख सकते हो, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से किसी एक सिरे पर पाए जा सकते हैं। तो तीन कंपैरिजन यहां पर आप ध्यान दें। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये होती है कि इनका काम क्या होता है। देखो जो सिलिया होते हैं, फंक्शन, अगर फंक्शन वाली बात देखोगे यहां पर, तो फंक्शन वाली बात को यहां पर समझिए। ये लोकोमोशन कराते हैं, एक बात। दूसरी बात ये क्या कराते हैं, फीडिंग कराते हैं, सर्कुलेशन कराते हैं। इस तरीके से तीन काम ये कराते हैं। ये इसको क्या करेंगे, लोकोमोशन में भी हेल्प कर सकते हैं, भोजन लेने में मदद करते हैं, साथ ही साथ जो शरीर के अंदर फ्लूइड होते हैं उनके बहाने के लिए, उनके सर्कुलेशन में भी ये हेल्प करते हैं। अब अगर हम बात करें इसके फ्लैजिला की, अगर बात करते हैं कि फ्लैजिला क्या करता है, तो फ्लैजिला हेल्प इन द लोकोमोशन। केवल ये बेटा प्रचलन में हेल्प करते हैं। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। कंपैरेटिव स्टडी यहां पर हमने देखी सिलिया और फ्लैजिला की। नंबर ऑफ सिलिया वेरी लार्ज, यानी किसी भी कोशिका में सिलिया की संख्या अधिक होती है, जबकि फ्लैजिला हमेशा 1 से 4 तक होते हैं। सिलिया की बात करें तो ये साइज में छोटे होते हैं और ये साइज में हमेशा बड़े होते हैं। यहां पर अगर अपरेंस की बात करें तो ज्यादातर जो सरफेस होती है किसी सेल की, उसमें सिलिया बहुत सारे, इसीलिए तो ऊपर लिखा वेरी लार्ज नंबर, कि अधिकतर सरफेस एरिया को इस तरीके से घेरते हैं। लेकिन अगर यहाँ की हम बात करते हैं तो ये केवल वन एंड पे पाए जाते हैं। ठीक है। फंक्शन की बात करें तो सिलिया लोकोमोशन, फीडिंग और सर्कुलेशन तीनों काम करते हैं, जबकि फ्लैजिला की अगर बात की जाए तो फ्लैजिला केवल लोकोमोशन का काम करते हैं। समझ में आ गई बात पूरी। तो अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे सिलिया और फ्लैजिला के इंटरनल स्ट्रक्चर की। अब देखो यहां पर एक बात को समझना, क्या समझना, अभी अभी क्या बात की जा रही है। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया और फ्लैजिला। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। बाहर से तो आपने देख लिया कैसे दिखते हैं, अब इसको हम लोग अंदर से देखेंगे। पूरी बात को जरा ध्यान से समझना। जैसे अभी भी मैं क्या कह रहा था कि ये प्लाज्मा लेमा है और इसकी ये आउटग्रोथ जो है इसको हम कहते हैं सिलिया, और इसी तरीके से हम इसको फ्लैजिला भी कह सकते हैं। अब बुक में आपकी एक डायग्राम बना होता है, बुक में आपकी एक डायग्राम बना होता है, ये देख लीजिए, ये बना होता है। कई बार बच्चे ये जान ही नहीं पाते ये बना क्या है। पहले तो ये समझो ये बना क्या होता है। ये बेटा बना होता है इस तरीके से, फिर से आ जाओ अपने इसी पेज पर। इसी को बीच से काटा गया। बीच से काटने का मतलब क्या है कि जैसे इसको हम कैसे कर लें, इस तरीके से ऐसे कर लेते हैं, और ये पूरा आपका बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इसका ये हिस्सा है, मान लेते हैं ये हिस्सा ऊपर वाला है, ऐसे। ये इस तरीके से ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे है।
ये पूरा आपका ऐसे ही आउटग्रोथ है, ठीक है। बीच से यहाँ पे काट दिया, तो इसको काटने के बाद हमें कैसा दिखता है वो चीज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक बात तो ये समझ गए। दूसरी बात ये समझो कि सिलिया और फ्लैजिला दोनों अंदर से एक ही जैसे दिखाई देते हैं, यानी कॉमन होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला इज कॉमन, सेम होता है। सिलिया का भी वैसा ही होता है और फ्लैजिला का भी वैसा ही होता है। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी वाले बुक में जो डायग्राम बना है वो क्या कह रहा है। अब देखो इस तरीके से आप देख रहे हो, ये डायग्राम आपके सामने जो दिख रहा है, तो वास्तव में है क्या, ये पूरा एक सिलिया है। ऐसे इस तरीके से अगर देखो इसको, तो इस तरीके से ये सिलिया है। ये बार बार गड़बड़ कर रहा है यार। ये सिलिया है, इस तरीके से एक सिलिया है, ऐसे इस तरीके से मान लो कि एक सिलिया का ये इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ दिमाग में बनेगा। तो सबसे बाहर की तरफ इसमें जो ए नंबर आपको दिख रहा है, मैंने ABCD इसलिए लिखे थे बेटा क्योंकि ABCD लिखने का मतलब ये था यहाँ पर कि इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी हम किसी भी सिलिया या फ्लैजिला का TS काट करके देखते हैं, ये क्या दिख रहा है आपको, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सिलिया या फ्लैजिला, अनप्रस्थ काट है। इसमें सबसे बाहर की तरफ ये जो आप देख रहे हो ना, ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। क्या होता है सबसे बाहर की तरफ बेटा, सबसे बाहर की तरफ इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से पाई जाती है। अब इसके बाद बी के बजाय पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यहां पर सी की। ये जो सी आपको दिख रहे हैं यहां पर, ये सी दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ब्रिज, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ब्रिज। अब इनको पेरिफेरल, ये जो गोल गोल सब दिख रहे हैं ना आपको, ये सब यह है क्या, ये वही माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको साइटोस्केलेटन में बताए थे। ये वही है और कुछ नहीं, सब ऐसे पैरेलल, ऐसे 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 पूरे इसके अंदर ऐसे पड़े हुए हैं। जैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल मान लो, इसके अंदर ये जो पेन दिख रहा है ना, ऐसे ये ऐसे ट्यूब्यूल्स इसके अंदर पड़े हुए, ठीक है। तो ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स ब्रिज यहाँ पर दिखाए गए। अब ये सारे के सारे जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स थे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये दिख गया आपको। अब चलिए हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, अब हम बात करें बी की। तो बी यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये लिंकर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं लिंकर्स। क्या बोलेंगे बेटा इनको, इनको बोला जाता है लिंकर्स। अब इसके बाद इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलो बीच में चलते हैं। तो जब बीच में चलोगे तो बीच वाले पार्ट, ये जो एफ दिख रहा है, यहां पर हम देख रहे हैं कि दो माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यहां पर क्या पाए जाते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, दो, एक और दो, दिख गए, एक और दो। ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये लाल रंग से आप देख रहे हो, ई नंबर, ये एक सीथ के द्वारा, एक ऐसी सीथ के द्वारा, एक कवरिंग के द्वारा ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं, ऐसे घिरे होते हैं। इसे हम कहते हैं सेंट्रल, इसे कहा जाता है सेंट्रल सीथ। इसे क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलते हैं सेंट्रल सीथ। क्लियर हो गई, ई भी समझ में आ गया, एफ समझ में आ गया, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये समझ में आ गया कि सेंट्रल सीथ है। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर किसकी, जी, एक यहां पर ये देखो हरे रंग का स्ट्रक्चर बीच में दिख रहा है, ये दिखा है आपको ऐसे, इससे क्या बोलते हैं,
बस इसके लिए जी दिया गया है यहाँ पर। ये जो जी है ये क्या है? इंटर डबलेट ब्रिज। इनको क्या बोलेंगे? इंटर डबलेट ब्रिज। इनको बेटा हम लोग बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। तो ए क्लियर हो गया, बी क्लियर हो गया, सी और डी ये एक ही तरीके से लिखा हुआ है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना, वो दोनों एक ही चीजें हैं। और इसके बाद अब बात आती है एच की। एच यहां पर क्या है? एच यहां पर जो आपको दिख रहा है इनको हम कहते हैं रेडियल स्पॉक। क्या कहते हैं इसको? रेडियल स्पॉक। राइट? क्या बोलते हैं इसको? रेडियल स्पॉक बोलते हैं। तो ये तो एनसीईआरटी वाला जो डायग्राम था ये यहां पर आपको क्लियर किया गया है। वास्तव में इसमें है कुछ नहीं। अब इसको जरा एक तरीके से और देखिए, यानी पूरा जो आपका ये था ये आपको दिख रहा है। इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक बार और देखो इसको, जल्दी जल्दी वाला देखो। सबसे पहले क्या है? सेंटर में ये आपके क्या है? ये आपका हब है, एक्सोनीमी है, और यहाँ पर दो माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं, जिसके दोनों तरफ ये क्या पाए जा रहे हैं? ये पाए जा रही सेंट्रल सीट। इस पर नाम मैं नहीं लिखूंगा, सब ऊपर बता दिया, अब आप अपने आप में मैच करें। तो दो बीच में हब में है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। एक्सोनीमी भी कह सकते हो कोर को, एनसीईआरटी कह रही कि कोर को एक्सोनीमी कहते हैं। इसके चारों तरफ ये सीट पाई जाती, और सीट पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्या है? ये 9 क्या दिख रहे हैं? रेडियल स्पॉक्स दिख रहे हैं, दिख गए। और रेडियल स्पॉक्स पर इस प्रकार से ये डबल डबल यहां पर ये क्या पाए जा रहे हैं? पेरिफेरल डबलेट्स पाए जा रहे हैं। पेरिफेरल डबलेट्स एक दूसरे के साथ इस प्रकार से ऐसे कनेक्ट हैं, तो ये इंटरकनेक्टिंग ब्रिज हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। अब इसके बाद बीच बीच में इसके यहाँ पर ये लिंकर्स पाए जा रहे हैं, और ये सब पूरा मामला इस प्रकार से ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। तो बहुत कोई ऐसी बात नहीं थी जो समझ में ना आए। और ये पूरा है कैसे? ऐसे लंबाई में आपको देखना है, ऐसे पेन की तरह अंदर से सारी चीजें पड़ी हुई। तो आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है कि अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द सिलिया और फ्लैजिला, तो हमेशा क्या रहेगा? 9+2। देखो ये ध्यान रखोगे, 9+2 ध्यान रखोगे। इसके अलावा ये 2+9 लिखा हो या 11 लिखा हो, सब गलत। 9+2 इसलिए क्योंकि बाहर की तरफ ये जो आपको दिख रहे हैं ये 9 थे और ये यहाँ पर 2 है। तो पहले कौन आ रहा है? 9, फिर आ रहा है 2। तो हमेशा 9+2। अगर कहीं 2+9 लिखा तो गलत हो जाएगा, पक्का समझ लेना। हमेशा इसको क्या बोला जाएगा? 9+2 ही बोला जाएगा। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रोसोम की। देखो एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। तो सबसे पहले केवल इतना ही समझना कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में क्या अंतर है और वास्तविकता क्या है। इस प्रकार का जो सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको हम सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल कहते हैं, इसके पहले भी हम एक बार मिले थे जब हमने बात की थी एनिमल और प्लांट सेल की। वहां पर हमने लिखाया था कि प्लांट सेल्स में नहीं होता है और एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है। ये बात पहले हो चुकी थी। अब जरा इसको अलग तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने कि फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। सेंट्रियोल यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। अब यूकैरियोटिक की बात करो तो प्लांट भी आ गया। तो स्पेशली यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि कहां पे है कहां पे नहीं है। तो फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, लेकिन कहां पर, रियली कहां पर है? ये पाए जाते हैं बेटा फंजाई में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं एल्गी में, ये पाए जाते हैं एनिमल सेल में। इतनी जगह पर ये प्रेजेंट है। यहां पर हम देखेंगे तो ये पाए जाते हैं। अब अगर नहीं पाए जाते हैं वाली बात आ जाए कि नॉट फाउंड इन, तो नॉट फाउंड इन द हायर
हायर प्लांट सेल्स। ठीक है, एल्गी के बाद जितने भी प्लांट्स आते हैं उनमें ये नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पाए कहाँ कहाँ जाएंगे? एनिमल्स में पाए जाएंगे, शैवालों में पाए जाएंगे, कवकों में पाए जाएंगे। अब चलिए इसके बाद आगे की अगर बात की जाए, ये तो बात हो गई चलो पाए जाने की। आगे की अगर हम बात करेंगे यहां पर सेंट्रियोल की बात करें। अब जैसे हम मान लें कि इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे। इस स्ट्रक्चर में ऐसे इस तरीके से दो रचनाएं यहां पर ऐसे पड़ी होती हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे। बाहर की तरफ इसमें ये जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर से शेडेड दिख रहे हैं ऐसे, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये सेंट्रोसोम है। इसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। इस सेंट्रोसोम के अंदर जो ये दो आपको सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन दोनों सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेंट्रियोल। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रियोल कहते हैं। तो पहली बात आप ये दिमाग में रख लें कि किसी भी सेंट्रोसोम के अंदर पाई जाने वाली रचनाओं को सेंट्रियोल कहते हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं, सेंट्रियोल अलग है और सेंट्रोसोम अलग है। अब यहां पर ध्यान दें कि दोनों जो सेंट्रियोल होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, या यूं कह सकते हो कि 90 एंगल का कोण बनाते हुए ये एक दूसरे के साथ व्यवस्थित होते हैं। इस तरीके से 90 एंगल बना रहे हैं, देखो ऐसे करके ऐसे। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये 90 एंगल का ऐसे 90 एंगल पर एक दूसरे के साथ व्यवस्थित होते हैं। कई किताबें यहाँ पर लिख देती कि राइट एंगल पर व्यवस्थित होते हैं, राइट साइड पर व्यवस्थित होते हैं एक दूसरे के, वो कोई खास बात नहीं। अब अगर पार्टिकुलर हम बात करें कि इसके चारों तरफ क्या मेम्ब्रेन होती है, तो देखो ये पहला अंतर आ रहा सिलिया और फ्लैजिला में। वहां हमने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, यहां पर क्या होता है? मेम्ब्रेन यहां पर बेटा अब्सेंट होती है। कैसी होती है? अब्सेंट होती है। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अब आप सोच रहे कि सर ये क्या दिख रहा है, इसके बाहर की तरफ ये डॉटेड स्ट्रक्चर तो दिख रहे हैं। बेटा ये जो होता है ये एमॉर्फस मटेरियल होता है, इसको हम कह सकते हैं एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। कई बार इसको काइनोसोम भी लिखा मिल सकता है, यहाँ पर ऐसे काइनोसोम भी कई बार यहाँ पर लिखा मिल सकता है। तो इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन के बजाय यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? एक विशेष प्रकार का लिक्विड लाइक सबस्टेंस है, और ये जो लिक्विड लाइक सबस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोस्फीयर कहते हैं, काइनोकोर कहते हैं, काइनोप्लाज्म कह देते हैं, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कह देते हैं। तो कई सारे इसके नाम हो सकते हैं। अब अगर पर्टिकुलर हम किसकी बात करें, केवल हम एक बात करेंगे किसकी अब, कि सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा बना होता है। तो सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है यहां पर बेटा जो बना हुआ है ये वही है, सेंट्रियोल है। वैसे ही बिल्कुल जैसे वहां पे बताया था मैंने, कि अभी कैसे बताया था मैंने यहाँ पर, अभी आपको मैंने बताया था कि ये इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से दो सेंट्रियोल यहाँ पर ऐसे पाए जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, इस तरीके से ऐसे पाए जा रहे हैं ऐसे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये जो सामने दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है ऐसे, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसे पाया जाएगा, ऐसे ऐसे। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये चीज देख रहे हो, ये इसके अंदर है। समझ गए बात को? ये सारा स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। तो वास्तविकता में ये अंदर से कैसे दिखता है, इसी को काट करके यहाँ पर इस तरीके से बेटा दिखाया गया है। चलिए बात करते हैं कि ये कैसे दिखते हैं हमें अंदर से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आप
हमारी तरफ न देख करके आप बोर्ड पर देखें। यहाँ पर बेटा क्या देख रहे हो, सबसे पहले यहाँ पर एक ये अंदर की तरफ ये जो दिख रही ना, ये रेड कलर से किया मैंने, इसको कहते हैं सेंट्रल रॉड या हब। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं सेंट्रल रॉड, या बेटा हम बड़ा लिख देते हैं, इसको कहते हैं हब। और हब में आप देख रहे ना, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर सिलिया और फ्लैजिला की तरह दो नहीं, यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इससे कितने, ध्यान दीजिए, चलो यहां से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 यहां से जो निकल रहे ना, ये वही रेडियल स्पॉक्स हैं। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियल स्पॉक। ठीक, ये 9 यहां से रेडियल स्पॉक इस तरीके से निकलते हैं। अब प्रत्येक रेडियल स्पॉक, मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये रेडियल स्पॉक है इस तरीके से, ऐसे ये रेडियल स्पॉक यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस रेडियल स्पॉक से 1 2 3 ए बी और सी, ए हमेशा नीचे रहेगा, बी सी ऊपर की तरफ। यहां भी आप देखो लिखा हुआ है ए बी और सी, ये ट्रिपलेट फाइबर्स पाए जाते हैं। इनको क्या लिखा हुआ है, ट्रिपलेट फाइबर्स पाया जाता है। और प्रत्येक सी का ए के साथ लिंक होता है। ये देखो आप, ये देख रहे हो ना, मैंने मोटा कर दिया, और ये ऐसे इस तरीके से, ये क्या है कि ए सी के साथ इस तरीके से जुड़ा होता है, ऐसे जुड़ रहा कि नहीं जुड़ रहा, ऐसे जुड़ा होता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं C2A कनेक्टिव। क्या बोलेंगे इसको, C2A कनेक्टिव। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है इसका, और इस प्रकार ये एक कार्ड व्हील लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बने होते। किसके रूप में बने होते, गाड़ी के पहिए की तरह इस तरीके से बने होते। कोई खास बात नहीं थी। हब था जिसमें सेंट्रल रॉड थी, 9 रेडियल स्पॉक थे, ट्रिपलेट फाइबर्स थे, A2 A B C उनको, इसके बाद C2A कनेक्टिव्स थे। इतना केवल इसमें आपको दिखा। इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें कैसा सिस्टम होता है, यानी अरेंजमेंट ऑफ ट्यूबलिंग्स, क्वेश्चन आता है कि इन द सेंट्रियोल में ट्यूबलिंग का अरेंजमेंट क्या होता है, तो आपको क्या लिखना, देखो 9 + 0। अपना दिमाग नहीं लगाना, एक ऑप्शन में 0 + 9 भी लिखा होगा। क्योंकि 9 पहले आ रहे हैं, 0 बाद में आ रहा है, इसलिए 9+। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब अगर बात करें हम इसकी, अगर बेटा बात करें कि इसका काम क्या होता है, देखो इसका काम क्या होता है, उसका तो बता दिया था कि फीडिंग करता है, लोकोमोशन करता है, सर्कुलेशन करता है। लेकिन सेंट्रियोल का क्या काम होता है, देखो एक तो ये बनाता है फॉर्म बेसल बॉडी। ये क्या बनाएगा, बेसल बॉडी बनाएगा। बेसल बॉडी क्या होते हैं, सिलिया और फ्लैजिला के नीचे जो नॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको बेसल बॉडी कहते हैं। तो दे फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ द सिलिया ऑफ द सिलिया एंड फ्लैजिला, ऐसे। दूसरी चीज ये क्या करते, इट्स आल्सो फॉर्म स्पिंडल फाइबर। क्या बनाते, स्पिंडल फाइबर बनाते। ये स्पिंडल फाइबर कब बनाते, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय ये क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। अगर आप 11th के हैं तो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, यानी जब सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं। और अगर आप 12th या टारगेट के बच्चे हैं तो आप पहले से जानते हो कि मेटाफेज स्टेज में, एनाफेज स्टेज में बार बार धागे जैसी रचनाओं की बात की जाती है, इनको स्पिंडल फाइबर कहते हैं। तो बच्चों ये टॉपिक साइटोस्केलेटन था, थोड़ा सा बड़ा हुआ और आखिरी तक आपको जरूर देखना चाहिए। फिर मिलते हैं, केवल एक टॉपिक इसमें शेष बचा है न्यूक्लियस के साथ। बाय बाय बच्चों।